The topic today is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. और ये उसका पिक्चर है जो आप देख सकते हो। नॉर्मली जो भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो CPU के बिहाफ पे ही सारी उसकी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी कंट्रोलिंग होती है और जो भी उसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ CPU हम परफॉर्म करते हैं। नाउ चेक करेंगे, ये हमारी इमेज है। ये CPU पहले के CPU से ट्रांसफॉर्म हो करके इस इमेज पर पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्वेंशन हुआ और हमें यही इमेज मिल गई, ठीक है। तो पहले के CPU जो थे आपके, जैसे आपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, साइज़ में बल्कि थे, इम्पोर्टेबल थे, ठीक है। धीरे धीरे साइज़ में और टेक्नोलॉजी में कन्वर्जन होते होते हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। तो सेम जैसे कंप्यूटर का था वैसे ही हमारे CPU के भी हैं कि पहले के जो CPUs थे वो थोड़े से साइज़ में बड़े थे। अगर आपने देखे होंगे 90s के जो कंप्यूटर्स देखे होंगे तो उसमें जो CPUs लगते थे वो थोड़े से साइज़ में बड़े होते थे। नाउ एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि CPU की जो वेरिएशंस हैं वो टेक्नोलॉजी में चेंज हो करके इतने सारे वेरिएशंस हो गए कि अब हमें बहुत ही स्मॉल और पोर्टेबल और स्लिम टाइप ऑफ CPU मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा कुछ दिखता है CPU आपका। और ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं आपको। नाउ CPU के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि CPU एक्चुअल में है क्या, ये किस फॉर्मेट पे वर्क करता है, कंप्यूटर के लिए इतना हेल्पफुल कैसे है और सभी कंप्यूटरों में इसका होना इतना कंपलसरी क्यों है। सो नाउ CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसका फुल नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट इन शॉर्ट हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं एज CPU। CPU ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इस वजह से क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं, जितना भी एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, वो सारी प्रोसेसिंग CPU के अकॉर्डिंग ही होती है। उसी से वो सारे चीज़ें होकर के गुजरती हैं, तब जा कर के हमें एक रिलायबल आउटपुट मिलता है जो हमें चाहिए होता है। Okay, so it is an electronic circuitry within a computer which make computer understand the instruction given by the user and execute them properly. Computer अब CPU की मैं वर्किंग अगर एक फ्लो चार्ट में आपको शो करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी। Now ये CPU है आपका, ठीक है, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो फुल नेम है इसकी वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब मैं एक फ्लो चार्ट में आपको दिखा रही हूँ कि इसकी एक सिंपल वर्किंग क्या होती है। ओके, सो जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा कि CPU ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर विच एग्जीक्यूट्स द कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू द यूजर। ओके, सो होता क्या है कि जो भी हम इसको इनपुट पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक यूजर इसे देता है, ठीक है, यूज़र इसे कुछ इनपुट दे रहा है तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा आपके CPU के पास। सारा जो प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, जो हमने एक पढ़ी हुई थी ना कि इनपुट प्रोसेसिंग साइकिल, तो ये इनपुट प्रोसेसिंग साइकिल ही है आपको जो मैं बता रही हूँ। प्रोसेसिंग इनपुट हम देते हैं या यूज़र जो भी इनपुट देता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं CPU के अंदर ही वो प्रोसेस होते हैं और प्रोसेसिंग के बाद ही हमें उसका रिलायबल आउटपुट प्रोवाइड होता है। ओके, अब CPU मैनेज क्या कर रहा है? CPU मैनेज कर रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को जो यूज़र ने उसे दिए हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस या कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दी है, या एक साथ में अगर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अभी मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ। तो अगर इसने दिया फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में आप ये बोलोगे कि अगर मैंने बोला 2 + 3 - 8 × 4, ऐसा कुछ हमने एक कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने को दिया, तो CPU क्या करेगा, जो भी इसका रूल रेगुलेशंस होते हैं किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी प्रोसेसिंग हमारे विद इन द CPU होगी। यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है और हमको जो रिलायबल आउटपुट होगा उसका वो मिल जाएगा। ओके, नाउ अब ये तो हुई वन टाइम पे वन टास्क देने की बात, ठीक है, वन टास्क एट अ टाइम। ये हमारा पहला केस था कि 1 टास्क एट अ टाइम दिया जा रहा है, इसको एक बार में एक टास्क दिया जा रहा है तो परफॉर्मेंस इसकी इस तरीके से हो रही है। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है इसका कि अगर हम एक ही टाइम में मोर देन 1 टास्क दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे होंगी आपकी। सो अगर हम सपोज करते हैं विद एग्जाम्पल कि हमने इसको फर्स्ट जो टास्क दिया वो प्रिंटिंग का दिया, ठीक है, हमें कोई डॉक्यूमेंट इसे प्रिंट करवाना है, हमने प्रिंटिंग का टास्क दिया इसको, प्रिंटिंग।
सेकेंड, हमें कुछ कैलकुलेशंस करवानी है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवानी है, हमने उसके लिए दिया। ठीक है, नाउ प्रिंटिंग का काम हो गया, कैलकुलेशन हो गया। थर्ड, हम इसको एक टास्क दे रहे हैं कि ये हमारा क्या करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा हमारे लिए। सो म्यूजिक प्ले करने का टास्क दिया। और 4, हमने इंटरनेट से कोई इसको वीडियो डाउनलोडिंग के लिए टास्क दिया हुआ है। तो ये 4 टास्क हमने इसको दिए हुए हैं, प्रिंटिंग, कैलकुलेशन, म्यूजिक प्ले एंड वीडियो डाउनलोड। अब ये क्या करता है, इसके बस ये सारे काम कंप्यूटर जो है वो विद द हेल्प ऑफ सीपीयू ही कर पाता है, बिकॉज सीपीयू ही इन सारे जो ऑपरेशंस हैं, दे आर 4 नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो इन सारे ऑपरेशंस को सीपीयू मैनेज करेगा। अब उसके जो मैनेजिंग करने के तरीके हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सीक्वेंस पैटर्न उसको दिया गया है वो उसी सीक्वेंस पैटर्न में काम करे। जैसे कि फर्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या है, फर्स्ट हमें प्रिंटिंग करनी है तो ये सीपीयू प्रोसेस करेगा पहले प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग का आउटपुट आपको मिल जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट, कैलकुलेशन पार्ट करेगा, उसका आउटपुट आपको देगा। फिर सेकेंड, थर्ड में म्यूजिक प्ले करेगा आपके लिए और वीडियो डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि हमारा सीपीयू एक सीक्वेंशियल पैटर्न को फॉलो करता है और हमें 1 बाय 1 जो भी सीक्वेंस में हमने उसको टास्क दिए होते हैं उन सबको कंप्लीट करके हमको उसके आउटपुट प्रोवाइड करता रहता है। नाउ नेक्स्ट जो इसके मैनेजिंग का तरीका है वो ये है कि टाइम, ठीक है, टाइम बाउंडिंग के बिहाफ पे ये काम करता है। जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि आपने जब भी मोर देन 1 टास्क दे रखे होते हैं तो सीपीयू, क्योंकि एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं जिससे ये काम कर पाता है। तो ये डिसाइड करता है इन चारों टास्क में से कि कौन सा टास्क आपका कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रिंटिंग में विद इन अ सेकेंड प्रिंटिंग हो जाती है, आपके पास पेपर ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा। ठीक है, आप जस्ट उसमें कंडीशन दोगे कि यू हैव टू टेक अ प्रिंट, वो प्रिंट लेगा और आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड कंडीशन में जो कैलकुलेशन आपने जैसे ही लिखी है इज इक्वल टू दबाते ही यू विल गेट द आंसर। एंड थर्ड कंडीशन में म्यूजिक प्ले, जस्ट एक बटन क्लिक होती है तो म्यूजिक प्ले आपका हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन में वीडियो डाउनलोड करनी है तो आपने नेट ओपन किया, जो फाइल आपको चाहिए थी, जो वीडियो डाउनलोड करनी थी वो सेलेक्ट की और डाउनलोडिंग पे लगा दिया। ये क्या करता है कि 1 बाय 1 टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करेगा। जैसे कि हो सकता है कि प्रिंटिंग के बाद कैलकुलेशन आपने दी तो प्रिंटिंग और तुरंत कैलकुलेशन का इमीडिएट रिस्पांस मिला आपको, और म्यूजिक प्ले आपका बैकग्राउंड में होता जा रहा है बिकॉज आपने थर्ड नंबर पे वो टास्क दिया था। ठीक है, तो म्यूजिक प्ले आपका साथ साथ में होता रहेगा और डाउनलोडिंग भी आपके साथ साथ में होती रहेगी। तो मे बी आपको कई बार क्या होता है कि आउटपुट हमें एक साथ में ही चारों को मिल गए, या 1 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं हो सकता, हम ये कह सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी सीपीयू चीज़ों को मैनेज करके उनके आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारी सीपीयू की एक छोटी सी प्रोसेसिंग है जो जिससे आप समझ सकते हो कि जो इसका वर्क करने का तरीका होता है वो किस किस टाइप से मैनेजमेंट करता है। तो फर्स्ट था हमारा 1 टास्क एट अ टाइम मैनेजमेंट जो कर रहा था सीपीयू सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड सेकेंड जो हमारा पॉइंट निकल करके आया वो ये है कि मोर देन 1 टास्क, मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। तो ये कैसे कर रहा है, टाइम मैनेज करके। तो इट इज डूइंग द वर्क विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1 टास्क एट अ टाइम में ये कर रहा था सीक्वेंशियल पैटर्न को फॉलो। तो यहाँ पे ये जो काम आपका कर रहा है वो सीक्वेंशियल पैटर्न के बिहाफ पे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक सिस्टम है जिससे आप ये बहुत इजीली तरीके से एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि किस तरीके से और किस चीज़ों को फॉलो करके ये सीपीयू आपको रिजल्ट्स देता है। ओके,
Now, it is also handle the execution of all internal and external devices connected to the system. अब ये क्या करता है CPU कि इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं उसको भी मैनेज करने का काम करता है। जैसे आपने समझा अभी कि CPU था, CPU ने प्रिंट करने के लिए दिया या म्यूज़िक प्ले के लिए दिया, तो म्यूज़िक प्ले किया है उसने, तो म्यूज़िक सुनने के लिए जो सिस्टम में जो इनबिल्ट स्पीकर होंगे या तो आप उसका यूज़ करोगे या फिर आप कुछ एक्सटर्नल स्पीकर्स का यूज़ करोगे, तो उसको ये मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, साथ में ही जो प्रिंटिंग का काम कर रहा है तो प्रिंटर को भी वो मैनेज कर रहा है। तो CPU क्या करता है कि उससे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस होते हैं उन सब का मैनेजमेंट करता है ताकि किसी भी डिवाइस को किसी तरीके की हार्म ना पहुंचे और वो अपना वर्क प्रॉपरली कर सके, आपको प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, सो दिस इज़ द अपीयरेंस। ये CPU की अपीयरेंस है, जो CPU में जो इंटरनल प्रोसेसर होता है कि किस तरीके से CPU काम करता है। तो CPU जो ऊपर से आपको बॉक्स दिखता है वो एक्चुअली बेस्ड रहता है इन प्रोसेसर्स पे। ठीक है, यहाँ पे दो इमेजेस आपको शो हो रही हैं। जो फर्स्ट इमेज है आपकी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो CPU है इंटेल ब्रांड का है, इसका प्रोसेसर जो है इंटेल ब्रांड का है, ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस है अबव साइड से। ठीक है, जो एक लेयर होती है, जैसे कि ये CPU का प्रोसेसर है मान लो, तो ये उसकी ऊपरी सतह होगी अपर लेयर और ये होगी बॉटम लेयर। तो ये जो पिक्चर है आपकी, ये जो उसकी अपर लेयर है उसकी पिक्चर है, कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्रोसेसर फ्रॉम द अबव साइड एंड नेक्स्ट जो आप पिक्चर दे पा रहे हो ये इसी पिक्चर का लोअर साइड है। ठीक है, जो बॉटम साइड है इसी पिक्चर की वो है। तो इसमें जो आप ये देख पा रहे हो, ये जो गोल्डन सी जो पिन्स देख पा रहे हो, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये पिन्स लगी होती हैं जिससे आप CPU में प्रोसेसर आपका सेट रहता है और वर्क करता है। जो करंट पासिंग फ्लोइंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इन्हीं के पिन्स के बिहाफ पे होती हैं। ठीक, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्रोसेसर फ्रॉम बॉटम साइड। नाउ द CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। मैंने बताया आपको CPU इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, कैलकुलेशंस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो किस किस टाइप की ये ऑपरेशन बेसिकली कर पाता है या कैसे करता है ये देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके कंटेन करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कंटेन करेंगे आपका, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम इसी साइन से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम में, क्योंकि कीबोर्ड में हमारे पास क्रॉस नहीं होता, कीबोर्ड में कुछ स्टार टाइप का सिंबल हमारे पास होता है। एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल है जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसके अलावा परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी भी आप जहाँ तक सोच सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में और उनके सिम्बल्स के बारे में, वो सारी चीज़ों के आंसर्स आपके CPU के पास होते हैं, वो उन चीज़ों को प्रोसेस करने में केपेबल होता है। नाउ ये मैंने कुछ बेसिक बता दिया, क्योंकि इसके आगे जो भी होंगे, जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है किसी का, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज़ व्हाट, 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 2 मल्टीपल ऑफ 2। 2 क्यूब निकालना है तो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम इन 4 सिंबल्स को ही बोलते हैं, बिकॉज बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो बेस्ड होती हैं इन्हीं सिंबल्स के बिहाफ पे। ठीक है, तो आपका CPU जो है सारे तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन की प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है लॉजिक ऑपरेशंस। अब हमने पढ़ा अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में तो सारी चीज़ें आ गई, हमारे पास बचा गया। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कुछ लॉजिक लगता है, उसमें हमें कैलकुलेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी लॉजिक्स की पड़ती है। सो एक्चुअल में व्हाट इज़ लॉजिक, लॉजिक में क्या होता है कि जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इसमें तो आपका तुरंत कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, बट लॉजिक ऑपरेशंस में आपको करना होता है डिसीजन मेकिंग का काम। अब ये कैसे होगा, क्या क्या एग्जांपल्स होंगे मैं बता दे रही हूँ आपको। तो डिसीजन मेकिंग आपको उन कैलकुलेशंस में करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स दिए, ठीक है, और इसमें से आपको बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, या आपका क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको ये चेक करना होगा कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। सो ये जो लॉजिक ऑपरेशन होता है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, तो ये ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि इसमें ये सिंबल
ठीक है। तो ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस आपके रिप्रेजेंट होते हैं एज अ लॉजिक ऑपरेशंस। इसमें आपके जो सिंबल्स यूज होते हैं लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, या हम साथ में कई बार कंबाइन यूज करते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं वो आपके यहाँ पर, वो सिंबल्स आपके यहाँ पर यूज होते हैं जिसमें आप डिसीजन मेकिंग का काम करते हो, ठीक है। या आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो यू विल हैव टू गो इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। जैसे आपको मैंने कोई डायग्राम दिया और उसके बिहाफ पे आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या कहीं पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके के जब पजल सॉल्विंग क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं तो उनका डिसीजन भी सेम लॉजिक ऑपरेशंस के थ्रू ही होता है। So I think now it's clear to you what is logic operation. Next, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। कंट्रोलिंग ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि वो ऑपरेशन जिससे हम अपनी चीज़ों को, अपने काम को और अपने सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं तो इस पूरे इन्वायरमेंट का कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो आपको मालूम है कंट्रोलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए। आपने किया इसमें डिवाइसेस को कंट्रोल किया, आपके अपने टास्क को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये जितनी कंट्रोलिंग की चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोलिंग ऑपरेशंस बोलते हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें प्रॉपर्ली काम करके हमें आउटपुट दे सकें। तो ये सारे ऑपरेशंस जो होंगे आपके कंट्रोलिंग ऑपरेशंस होंगे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। अब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने का मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, जिसे प्रोग्राम किया जाता है या जिसे यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसके बिहाफ पे हमें आउटपुट चाहिए होता है। जैसे कि ठीक है। सो ये एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी वो एक बहुत सुंदर ग्रह है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। तो ये चीज़ कैसे मैनेज करेगा, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने इनपुट दिया या जो आपके पास आउटपुट आया उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, या यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है और यूज़र की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे मैनेज करना है। तो ये मैनेजमेंट आपका CPU देता है। जैसे कि ये हमारे पास था सेंटेंस, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका ई है ये स्मॉल में लिखा होता, ठीक है, अर्थ आपका स्मॉल में लिखा है और जो आपके पास बी है ये आपके पास कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे एक सेंटेंस फॉर्मेट में लाना है। सेंटेंस फॉर्मेट का मतलब कि आपका जो इनिशियल होगा, जो इनिशियल लेटर होगा आपका वो कैपिटल में होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें आपकी स्मॉल में होनी चाहिए अगर उसमें कोई नाउन नहीं है। बिकॉज नाउन कोई भी होता है, कोई भी जब नेम होती है तो हम उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकेस अगर कोई नाउन नहीं है तो वो सारी चीज़ें हमारी स्मॉल आनी चाहिए, बट हमारा जो इनिशियल है वो हमारा कैपिटल आना चाहिए। तो ये सेंटेंस केस होता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस केस में तो उसकी प्रोसेसिंग होगी और हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये सेम चीज़ कैपिटल में मिल जाएगी। अर्थ इज अ ब्यूटीफुल में आपका जो बी है वो रिप्लेस होकर के आपका स्मॉल हो जाएगा ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो ये आपका कुछ कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा जिसमें आप सेंटेंस केस में आ गए। इन केस आपको टोटल अपर केस चाहिए, तो जब टोटल आप अपर केस का ऑप्शन लोगे तो वो आपको सारी चीज़ें अपर केस में ला करके दिखा देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अपर केस में हो गई। लोअर केस में चाहिए होगा तो आपको लोअर केस में मिल जाएगी। तो ये जो हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं जो हमको अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसकी जो मैनेजिंग होता है वो भी आपका प्रोसेसर जो आपका CPU होता है वही करता है। अब इन केस आउटपुट ऑपरेशन से क्या मतलब है, आउटपुट ऑपरेशन से मतलब ये है कि हमें जो आउटपुट मिला वो हमें सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए। इसका जो अगर हार्ड कॉपी में चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर से उसके प्रिंट्स निकालने पड़ेंगे। सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो हमें किसी फोल्डर में स्टोर करना है या वो तो उस फॉर्मेट में चाहिए होगा। मे भी कई बार हमें इमेज का गिफी फॉर्मेट बनाना होता है जिसको GIF बोलते हैं, वो फॉर्मेट चाहिए होगा। तो वो भी सारी प्रोसेसिंग हमारा CPU हमें करके देगा कि जो यूज़र की नीड है या जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे हमें हमारा आउटपुट रिसीव हो रहा है। नाउ according to the size of machines, the CPU requires one or more than one
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उन्हीं के कलेक्शन से बनता है, या आप बोल सकते हो एक सिंगल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सीपीयू, जो मशीन्स, जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं आपकी कंप्यूटर, कई बार आपके मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें चीज़ें अलग होती हैं, उनका साइज़ अलग होता है, उनकी डेटा विड्थ अलग होती है। तो मशीन के साइज़ के अकॉर्डिंग ही सीपीयू जो कनेक्टेड होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जो सर्किट बोर्ड्स हैं वो लग सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपकी मशीन पर डिपेंड करती हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट अबाउट सीपीयू कि जैसे जैसे मशीन का साइज़ बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए या आपका प्रोसेस करके आउटपुट देने के लिए एक या एक से ज़्यादा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ एज वी ऑल नो द सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ते हैं कि सीपीयू के साथ में ये स्टेटमेंट भी लिखा होता है कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो अब ये स्टेटमेंट कैसे है? सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला गया बिकॉज सारी मैनेजिंग, कंट्रोलिंग जो ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और जो डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है, जो टास्क मैनेजमेंट का काम होता है, तो ये सारे वर्क जो है आपका सीपीयू हैंडल करता है, तभी हमको हमारे रिलायबल आउटपुट्स हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे मिल पाते हैं। तो इस वजह से इसको बोला गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बट ब्रेन जैसे कि जो ह्यूमन से अगर हम कंपेयर करें कि जो एक ह्यूमन का ब्रेन होता है और एक जो सीपीयू को एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला गया, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें आपके पास आईक्यू होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो स्टेटमेंट है आपके पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वाली, ये क्लियर हो जाए कि अगर ये ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो व्हाट इज द नीड ऑफ यूजर, वहाँ पे यूजर की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट होता क्या है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके पास आपका होता है आईक्यू। ठीक है, आईक्यू मीन्स जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो इसके पास होती है। और ये क्या करता है, ये बस उसको मैनेज कर सकता है, इसके पास आईक्यू नहीं होता। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड द सीपीयू विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन के पास आईक्यू है तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बट सीपीयू क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले जा रहे हैं, जब से हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है तब से हमने जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी यही होती है कि सीपीयू डजंट हैव एनी ब्रेन और आईक्यू, या जो आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू या सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए जाते हैं, जो इनपुट्स दिए जाते हैं, उनके बिहाफ पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और उनके बिहाफ पे हमें आईक्यू प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इसका क्या मतलब है? जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर लाइन यूज़ की जा रही है ये तो कोई मतलब को नहीं दर्शाती है, बट होता क्या है कि जो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर का मैनेजमेंट है वो सीपीयू देख रहा है, सिर्फ इसी वजह से, दैट इज़ द रीज़न ओनली कि उसको बोला गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को, सिस्टम का। ठीक है, बट ये डिपेंड किस पे होता है? इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शंस। अभी भी ये यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू यूज़र। ये क्या करेगा कि आईक्यू तो है नहीं इसके पास, जो हमने बोला वो इसने कर दिया। तो जो मैनेजमेंट का काम ये करता है वो भी सेम हमारे पे ही डिपेंड होकर के करता है, जो यूज़र होता है उसी के डिपेंड पे ही तो ये काम करेगा, बिकॉज हमने जो टास्क दिए उसको, अगर हमने इसको 4 टास्क दिए 1 2 3 4, तो ये क्या करेगा? अब ये, हाँ, ये चीज़ ये डिसाइड करता है कि हमें वो काम करना कैसे, बट काम वो वही करेगा जो हमने इसको दिए। 4 टास्क हमने दिए तो वो जो भी सीक्वेंस में या तो वो उस पर करेगा या फिर जो टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस वो यूज़ करता है उस पर करेगा। बट ऑल टोटल हम ये कह सकते हैं इन अ समरी, इन अ कंक्लूजन, कि जो सीपीयू होता है वो टोटली डिपेंड होता है अपॉन द यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, हाँ, उसके आधार पे हमें प्रोसेसिंग करके ये आउटपुट हमारे देते रहेगा। हो सकता है कि बहुत बेहतर आउटपुट हमें प्रोवाइड कर दे, बट बेस जो होगा उसका वो यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शंस ही होंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वाली लाइन है,
इसको आप इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो मैनेजमेंट होता है वो हैंडल करना काम होता है सीपीयू का, सारी प्रोसेसिंग वो करता है, सारे एग्जीक्यूशन डिवाइस मैनेजमेंट करता है, इस वजह से उसको बोला गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है। बट आईक्यू नहीं होता है, इस वजह से उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती है। इंटरनल पावर होगी, हमारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करे, बट एक्चुअल स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो वो जो रॉ फैक्ट होगा, रॉ डेटा होगा, वो उसे यूज़र से ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वाली लाइन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी नाउ, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट डज नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर। आप समझ चुके हैं इस पॉइंट को। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर गिवन इंस्ट्रक्शंस। Early computers such as ENIAC had to be physically rewired to perform different tasks, okay, which caused these machines to be called fixed program computers. Now, ENIAC क्या है आपको पता है, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में आता है, ये सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज में आता है, जो साइज में बहुत बड़े थे, बल्कि थे, ज़्यादा हीट कंज्यूम करते थे, ठीक है, ज़्यादा हीट को रिलीज करते थे। तो ये सारी चीज़ें, तो ENIAC के बारे में आपको पता है, ब्रीफ डिस्कशन इसका देने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ ENIAC। नाउ अब उसके आगे बढ़ेंगे कि हैड टू बी फिजिकली रिवायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब नाउ फिजिकली रिवायर्ड का मतलब क्या है? सो फिजिकली रिवायर्ड से ये है कि जो ENIAC कंप्यूटर था उस टाइम पे जो CPU होते थे, ठीक है, तो वो डिफरेंट तरीके से नहीं होता था। अभी जो फॉर्मेट होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो क्या होती है कि ये आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है आपका, इसके साथ में ही विद द वायर कनेक्शन आपका CPU जुड़ा हुआ है और आपके बाकी के डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। तो अभी CPU की बात करें तो मैं आपको CPU के बारे में बता रही हूँ और उसी का डायग्राम हमने शो किया है यहाँ पर, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से बस एक सिंगल वायर से कनेक्ट रहती है। पहले क्या होता था, विद द टाइम ऑफ ENIAC के टाइम में क्या होता था कि ये तो पहली बात तो हमारे पास एक बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, तो इसी में ही ये कहीं ना कहीं अटैच होते थे आपके CPUs। ENIAC है ये, और उसी में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टाइप के उसमें पॉइंट्स दिए जाते थे और उन्हीं पॉइंट से डिफरेंट टास्क के लिए वो चीज़ें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वायर से वो जुड़ा रहता था। जैसे हमको कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन का पोर्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसका, ये जस्ट एक अपीयरेंस जो मैं दिखा रही हूँ आपको, वो चीज़ें समझने के लिए दिखा रही हूँ, इट इज़ नॉट अ एक्चुअल पिक्चर, ठीक है। ये बस एक वर्किंग पिक्चर है जिससे आपको वर्किंग फेस पता चल जाएगा कि किस बिहाफ पे काम हो रहा है। तो अर्थमेटिक के लिए अगर यहाँ पे है, लॉजिकल ऑपरेशन का पॉइंट कहीं और होता था तो कनेक्शन उस तरीके से करना पड़ता था, अलग प्रिंटिंग करनी है हमको, ठीक है, या हमें कोई चीज़ सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करनी है, मतलब ये है कि और हमें डिवाइस मैनेजमेंट करना है। तो हर डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट वायर से कनेक्शन होता था और उसी में ये इनबिल्ट होते थे, बाद में ये धीरे धीरे से अलग होने लगे। तो ये जो होता है इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे फिजिकली रिवायर्ड प्रोग्राम, फिजिकली रिवायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक काम को करने के लिए हमारा कनेक्शन अलग अलग है, जिससे जो उसका जब उस टाइम उन्होंने देखा होगा तो वो कैसा, उसकी पिक्चर क्या होगी कि बहुत सारे वायर्स उसमें होते थे, इसी वजह से उसको मैनेज करने में, असेंबल करने में, उसकी इंस्टॉलेशन में, या उसमें कोई एरर होती थी तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी आपके CPU में कोई प्रॉब्लम है, बस आपको एक वायर हटानी है, आपका CPU अलग हो जाएगा और उसकी आप करेक्शन करवा करके जो, ठीक है, जो उन चीज़ों को सही करते हैं, या अगर आप खुद केपेबल हो तो आप मैनेज करके दोबारा से लगाओगे और काम आपका शुरू हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए इसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं है, इस वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंप्रेस करके अब हमारे पास जो नए CPU के फॉर्मेट्स हैं वो आ रहे हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। सो ये आपका था फिजिकली रिवायर्ड, किस तरीके के होते हैं मैंने बताया आपको। नाउ विच कॉज दीज मशीन टू बी कॉल्ड फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स। तो फिजिकली रिवायर्ड थे, ठीक है, तो जितने टास्क के लिए वायर इसमें लगाए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, ये सिर्फ उतने फिक्स प्रोग्राम को ही कर पाते थे। दैट्स वाई दीज मशीन्स या दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। दैट मीन जितने प्रोग्राम हैं उन्हीं के लिए फिक्समेंट है, वहाँ पे कोई आप नया टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए एक फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर भी बोला जाता था इनको, जो सुपर कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। Now, since the term CPU is generally defined as a device for software, computer program execution, the earliest devices that could rightly to be called CPUs came with the advent of the stored program computer. Now, अब यहाँ पे वही चीज़ें आपकी चेंज हो गई,
जो आपका वायर्ड था वो अब यहाँ पे नॉन वायर्ड हो गया था, या सिंगल वायर्ड आप बोल सकते हो कि सिंगल वायर्ड में कन्वर्ट हो गया था। तो द टर्म जो सीपीयू टर्म था इज जनरली डिफाइंड एज अ डिवाइस ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोला गया कि सॉफ्टवेयर्स का डिवाइस है, उसमें जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है एक आपके सीपीयू बॉक्स के अंदर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो क्या करता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। द अर्लीस्ट डिवाइसेस दैट कुड राइटली टू बी कॉल्ड सीपीयूज केम विद द एडवेंट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। फिर इनको क्या कहा जाने लगा बाद में, इनको बोलने लगे, इनको हम बाद में कहने लगे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, क्योंकि हम अलग अलग काम के लिए इसमें प्रोग्रामिंग कर देते थे इनके प्रोसेसर के साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें डिफ़ॉल्ट तरीके से सेट हो जाती थी। हमने प्रिंटिंग के लिए कर दिया, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए कर लिया, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है या जो स्टोरेज कैसे करनी है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो इन सब के हमने प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सेट बना करके हमने प्रोसेसर में सेव कर दिए। तो अब ये सेव होते थे, दैट्स वाई उसी के बिहाफ पे सीपीयू हमारा काम करता रहता था। तो इसलिए इनको बोला गया स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, कि आपके प्रोग्राम स्टोर है, जब एज एंड व्हेन द यूज़र रिक्वायर्ड एक से एक प्रोग्राम आपके तुरंत एग्जीक्यूट होते रहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो आपके आ गया था, जिससे फिजिकल अपीयरेंस में तो हमें वो देखने में अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि साइज़ कम होता जा रहा था, चीज़ें पोर्टेबल होती जा रही थी, तो वो अच्छी होती जा रही थी। साथ ही साथ हमारे काम करने का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो पहले से अब तेज़ हो गया था, एक्यूरेट हो गया था और बेहतर हो गया था। तो ये डिफरेंस है, फिक्स्ड प्रोग्राम थे ये आपके स्टोर्ड प्रोग्राम थे। तो जब भी आपके पास डिफरेंस आएगा तो आप इस तरीके को विद द हेल्प ऑफ बस सीपीयू का एग्जांपल लेकर के ये आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एंड व्हाट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। So here is a fact about CPU. EDVEC is the first stored program computer. EDVEC नाम से, जैसे ENIAC, UNIVAC आपने पढ़े हैं, वैसे ही EDVEC आपका एक कंप्यूटर है जिसमें फर्स्ट आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि आप इन शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो CPU। ये फर्स्ट वो कंप्यूटर है जिसने CPU का यूज़ किया, जो अब हम यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के लगभग CPU को इसने यूज़ किया। सो EDVEC इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूज्ड स्टोर्ड प्रोग्राम CPU. Now, अब कुछ ब्रीफ नॉलेज कि क्या कैलकुलेशन और क्या पार्ट उसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है उसमें। सो CPU ऑल्सो कंट्रोल द स्टोरेज ऑफ मेमोरी सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो मेमोरी सेगमेंट होता है, जो स्टोरेज पार्ट होता है, क्या स्टोरेज कैसे होनी है, उस चीज़ों को CPU मैनेज करता है। विच मैनेजेस दैट हाउ, व्हेन एंड वेयर हैज़ टू गिव द स्पेस टू द इनपुट्स इन द सिस्टम। ये क्या करता है, ये जो स्टोरेज मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सीपीयू में, तो सीपीयू हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं इमीडिएटली, आपका कहीं ना कहीं वो सेव होता है। 2+3 दिया, 2+3 अगर सेव नहीं होगा तो वो तो इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 2+3, ठीक है, हमने इनपुट दिया, 2+3 हमने इनपुट दिया, इसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। अब जब तक इसकी प्रोसेसिंग होगी हमें आउटपुट नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक ये कैश मेमोरी में सेव रहता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली इसको सेव किया जाता है। 2+3 हुआ, इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर हो गई और उसके बाद हमको मिल गया 5। अब ये हमारे पास सेव है, इसीलिए हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, MS वर्ड पे काम करो या कहीं भी आप काम करते हो तो वहाँ पे हमको फाइल सेव का ऑप्शन मिलता है। फाइल सेव का ऑप्शन इसलिए मिलता है ताकि हम उस फाइल को परमानेंटली स्टोर कर सकें, जब भी हमें ज़रूरत है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक हम उस पर काम कर सकते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए काम कर सकते हो, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, बस इतनी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। तो ये कैश मेमोरी में स्टोर रहती हैं, जो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है, क्योंकि हम जो MS वर्ड पे फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें जितना भी हम लिखते जाते हैं वो चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि डिलीट होती जाती हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लोगे आप, उस पर जो काम है वो कर लोगे, अगर सेव किया तो परमानेंट, नहीं सेव किया तो टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी स्टोरमेंट होती है वो भी तो CPU ही आपका मैनेज कर रहा है, और जो परमानेंट स्टोरेज होती है वो भी CPU मैनेज कर रहा है। तो इसलिए बोला गया कि ये जो स्टोरेज मैनेजमेंट का है वो वर्क ये करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का सारा काम आपका CPU हैंडल करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। CPU इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, विच नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। दे आर एज फॉलोज। तो 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें CPU डिवाइड है, ALU एंड CU। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल
यूनिट, यानी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं प्लस जो लॉजिकल ऑपरेशन हैं उनको मैनेज करने का काम कर रहा है। दैट्स वाई एक सेक्शन आपका ALU का हो जाता है। सेकेंड CU, तो CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। ये दो काम कर रहा है। कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या वो डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी कंट्रोलिंग की चीज़ें इसमें आ गई, या टास्क मैनेजमेंट हो गया। इसमें सिर्फ ऑपरेशंस जो आप कैलकुलेट करते हो जिनके आपको आउटपुट मिलते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके जिसमें CPU काम करता है, एक तो ALU दूसरा CU।